हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है, यानी पहले वाले स्थान से हटा करके उसे दूसरे वाले स्थान पर रख देता है। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले ये टेबल आना बहुत जरूरी है, और इस टेबल को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर तत्व है। तो आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इस टेबल को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया की ओर चलेंगे। क्योंकि इस टेबल को हम अच्छे से समझ गए तो विस्थापन अभिक्रिया को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ सक्रियता श्रेणी के आधार पर तत्व है। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या है? तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने तत्व आपके सामने लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील की ओर लिखे गए हैं। इनका जो क्रम है वो अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील की ओर लिखे गए हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते चले जाएंगे, तत्वों की सक्रियता कम होती चली जाएगी। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कहे तो कौन सा है? पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व इसमें कौन सा हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे हो जाएंगे उच्च अभिक्रियाशील उच्च अभिक्रियाशील तत्व, और इनको हम बोल सकते हैं मध्य अभिक्रियाशील तत्व। और इनको हम बोल सकते हैं निम्न अभिक्रियाशील तत्व। कहने का मतलब है हम इस टेबल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम उच्च अभिक्रियाशील तत्व हो जाएंगे। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन ये हमारे मध्य अभिक्रियाशील तत्व हो जाएंगे। कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड ये हमारे निम्न अभिक्रियाशील तत्व हो जाएंगे। यानी सबसे ऊपर का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और सबसे नीचे का सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या कह रही है? विस्थापन अभिक्रिया कह रही है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मैं पहले बता चुका था, विस्थापित का मतलब है उसके स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख देता है। तो देखिए, पहला ही हमारा एग्जाम्पल है, देखिए आप, जिंक कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जिंक और कॉपर में से सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो आइए देखो, टेबल में देखते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं जिंक मेरा ये रहा, उसके बाद कॉपर मेरा ये रहा। तो आप बता सकते हो कि हम इनमें से देख के बता सकते हैं जो जिंक है वो अभिक्रियाशीलता उसकी ज्यादा है और कॉपर की अभिक्रियाशीलता जिंक के मुकाबले कम है। तो देखिए, आप टेबल में लगा सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अभिक्रियाशीलता घटी जाएगी। तो कॉपर से कहाँ है? ऊपर है जिंक। तो इसका मतलब यह है कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा? जिंक होगा। और जिंक से कम अभिक्रियाशील कौन सा होगा? आपका कॉपर होगा। तो देखिए, मैं ये भी पता है
कि जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। हमको पता चल गया है कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील तत्व है। मतलब है जो जिंक है वो अधिक अपक्रियाशील है और जो कॉपर है वो थोड़ा कम अपक्रियाशील है। तो जो ज्यादा है वो क्या करेगा, कम वाले को विस्थापित कर देगा, कम वाले को विस्थापित कर देगा, यानी जो कम अपक्रियाशील तत्व है उसको हटा करके अलग रख देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो आप देखिए यहां पर क्या है, हमारा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, कॉपर उससे थोड़ा कम अपक्रियाशील है। तो यहां पर जो विस्थापित होगा वो कौन होगा, वो होगा हमारा कॉपर। और आप देख सकते हैं आगे जो कॉपर विस्थापित होकर के यहां पर आप देख सकते हैं जिंक ने कॉपर का स्थान लिया, तो यहां जिंक SO4 हो गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, ये हमारा कॉपर अलग हो गया। आप चाहें तो इनके नाम लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा जिंक कॉपर सल्फेट, और ये यहां हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये अगला एग्जांपल देखिए, आयरन है और इसमें कॉपर सल्फेट है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आयरन और कॉपर में से अधिक अपक्रियाशील तत्व कौन सा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कौन सा तत्व विस्थापित होगा अपने स्थान से। तो देखिए हम यहां देख सकते हैं आयरन, तो मैं देख पा रहा हूं आयरन ये रहा और कॉपर हमारा ये रहा। तो मैं इसमें देख के बता सकता हूं, मैं इसमें देख के बता सकता हूं कि आयरन है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है और आयरन से कम अपक्रियाशील कौन है, कॉपर। तो यहां विस्थापित कौन होगा, कॉपर होगा। देखिए वही है, यहां पर आयरन इससे कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो देखिए आगे ये आयरन सल्फेट इधर हो जाएगा और कॉपर विस्थापित होकर के कॉपर अलग हो जाएगा। तो आप नाम लिख सकते हैं आयरन कॉपर सल्फेट, इधर हो जाएगा ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आपको ये टेबल याद जरूर करनी पड़ेगी अगर विस्थापन अपक्रिया को अच्छे से करना चाहते हो। आपको ये टेबल याद जरूर करनी पड़ेगी, एक बार याद कर लेना इसको। ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर अधिक से कम की ओर टेबल है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या हो रहा था, सिर्फ एक तत्व विस्थापित हो रहा था, लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया में दो तत्व विस्थापित होंगे। देखिए कैसे, डेफिनेशन है, इस अपक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है, इस अपक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है उनके यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए इस अपक्रिया में जो उत्पादों का जो निर्माण होगा उनके यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होगा। और आदान प्रदान का मतलब है, आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। समझ रहे हो, हमने विस्थापन अपक्रिया में देखा सिर्फ यहां से यहां जा रहा था, इधर से कोई इधर नहीं आ रहा था, लेकिन हम देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया में यहां से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, यानी दोनों काम बराबर होंगे, आदान प्रदान होगा। लेन देन समझ सकते हैं, लेन देन से समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर दिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहां देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो मैं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, ये जो सोडियम है ये इधर हो जाएगा और बेरियम इधर आ जाएगा। तो आगे जो बनेगा वो बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आप लिख सकते हैं इनको। ये हो जाएगा इधर बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आपको ये समझ में आया होगा, सिर्फ यहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक तत्व नहीं जाता है,
बल्कि ये इधर जाएगा तो यहां से एक तत्व इधर आएगा। इनके आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, एक समझने वाली है, यहां पर जो हम इस अभिक्रिया को देख रहे हैं, इस अभिक्रिया को बोल देते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत ऐसी अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें हमें ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो जल में अविलय होते हैं। अविलय का मतलब जो जल में घुलते नहीं हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप यहां तक नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। आप देख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल में अविलय लवण या अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमें अविलय पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जो जल में ना घुले, ऐसे पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आप यहां देख सकते हो एक एग्जांपल, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, या बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप इसे बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और उदाहरण क्यों है, देखिए इधर जो बेरियम सल्फेट है, आप देख पा रहे होंगे, जो बेरियम सल्फेट है ये इस अभिक्रिया में एक सफेद रंग का जल में अविलय पदार्थ है, इसलिए यह अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जो बेरियम सल्फेट है वो एक सफेद रंग का जल में अविलय, यानी जल में ना घुलने वाला एक पदार्थ है, इसलिए ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। आप यहां तक नोट कीजिए। आगे की जो अभिक्रिया है वो है उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में कमी हो, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन में ह्रास हो रहा हो, उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। तो आप लिखें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन में कमी। तो आप ऐसे सिंबल के रूप में लिख सकते हैं इसे, ऑक्सीजन में क्या हो रही है तुम्हारी वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन में क्या हो रही है कमी हो रही हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, अब उपचयन अभिक्रिया हम उसे बोल देते हैं। तो आप इन्हें लिख सकते हैं नंबर 1 डाल के, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि व हाइड्रोजन में कमी हो रही हो, वे अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि व हाइड्रोजन में कमी हो रही हो, वे अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उपचयन और अपचयन के अंदर। तो आपको याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन में, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन में कमी, वो अभिक्रिया कौन सी है, वो अभिक्रिया कहलाएंगे आपकी उपचयन अभिक्रिया। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए तो ये हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। आप यहां देख पा रहे हो कि कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है,
तो ये अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? उपचयन अपक्रिया हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर के अपक्रिया की जाए, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया की जाए और उसे गर्म किया जाए, यानी इसे हीट दी जाए। तो हीट देंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि कॉपर, यहां आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो ये अपक्रिया भी कैसी कहलाएगी? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो ये अपक्रिया भी कैसी कहलाएगी? आपकी उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर की अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया की जाती है तो यहाँ में प्राप्त हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। आप इसे बैलेंस कर लेंगे। कॉपर की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उपचयन अपक्रिया होगी। तो ये भी एक उपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, ये भी एक उपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, और ये भी हमारा एक उपचयन अपक्रिया का उदाहरण है। आगे आता है आपका अपचयन अपक्रिया। अगर आपकी उपचयन अपक्रिया समझ में आ गई है तो अपचयन अपक्रिया आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपचयन उपचयन अपक्रिया का बिल्कुल उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। उपचयन अपक्रिया में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी। यही अपचयन में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में कमी होगी, यानी जस्ट उसका उल्टा हम पढ़ने वाले हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं उपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया यहां पर आपको हाइड्रोजन में वृद्धि देखने को मिलेगी और ऑक्सीजन में कमी देखने को मिलेगी। जो हमने उपचयन अपक्रिया पढ़ी थी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारा अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन में कमी हो रही थी, लेकिन यहां पर अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन में कमी हो रही है। आप देख सकते हैं अपचयन अपक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी, मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन में कमी, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है उसे हम क्या बोल देते हैं? अपचयन अपक्रिया बोल देते हैं। ये किसका एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से समझिए। यहां देखिए आप, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को देखूं यहां से यहां तक, देखिए आप इसे, यहां मैं देख रहा हूं कॉपर ऑक्साइड, इधर क्या है? कॉपर ऑक्साइड। अपक्रिया होने के बाद इधर क्या बचा? कॉपर। तो मैं कह सकता हूं इस अपक्रिया में क्या हुई है? ऑक्सीजन की कमी हुई है। यहां तो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने अपक्रिया कर रखी थी, लेकिन इधर क्या बचा है? सिर्फ कॉपर बचा है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी अपचयन। ये हो जाएगी हमारी अपचयन। लेकिन इसी अपक्रिया में अगर आप ध्यान से देखें तो इसी अपक्रिया में यहाँ हाइड्रोजन है और यहां पर देखें तो ये H2O, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। यानी यहां इसी अपक्रिया में ऑक्सीजन ने वृद्धि की है हाइड्रोजन के साथ। इसी अपक्रिया के अंदर हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड था, यहां क्या बचा? सिर्फ कॉपर बचा, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई। इसी अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, सिर्फ यहां हाइड्रोजन है, लेकिन आगे जैसी अपक्रिया हो जाती है तो वहां पर हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाता है, यानी H2O, यानी जल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उस स्थिति में हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे उपचयन अपक्रिया। तो जब एक ही अपक्रिया में उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया होती है तो उस अपक्रिया को संयुक्त रूप से, उपचयन और अपचयन के संयुक्त रूप से रेडॉक्स अपक्रिया कह दिया जाता है। यानी जिस अपक्रिया में उपचयन अपक्रिया भी हो रही हो, अपचयन अपक्रिया भी हो रही हो, उस अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आप लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। आप देख सकते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, जिस अपक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही हों, दोनों अपक्रियाएं उपचयन व अपचयन एक साथ हो रही हों, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कह देते हैं। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल है आपका
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इनकी अपक्रिया कराने पर हमें कॉपर प्लस हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर, अगर मैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड की बात करता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोल देंगे, यहाँ ऑक्सीजन में कमी आ रही है तो इस अपक्रिया को हम बोल देंगे अपचयन अपक्रिया। और आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो इस अपक्रिया को हम बोल सकते हैं, ऑक्सीजन में अगर वृद्धि हो रही है तो इस अपक्रिया को हम बोल सकते हैं उपचयन अपक्रिया। और पूरी अपक्रिया को इस पूरी अपक्रिया को आप देख पा रहे हो, इस पूरी अपक्रिया को हम बोल देंगे रेडॉक्स अपक्रिया। आप यहां तक नोट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धातुओं का संक्षारण क्या है, इससे बचाव उपाय, ये सब हम जानेंगे। विकृत गंधता क्या है, और इसे ही पढ़ते ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।